बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम स्टडी करेंगे। आज इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों अराइज होता है, फिर उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। कंडीशंस क्या हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन कंपाउंड्स के अंदर होगा और कब होगा, और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं उनमें हम अल्कीन्स के बारे में देखेंगे, साइक्लो अल्केन्स के बारे में देखेंगे, बाइफिनाइल्स के बारे में देखेंगे। जितने भी कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं स्पेशली हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आखिर में हम देखेंगे इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि भाई कैसे हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अगर इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़े या 3 पार्ट्स बनाने पड़े तो हम ज़रूर बनाएंगे, पर इनके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं इसको हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है और ये कैसे अराइज हुआ। ठीक है ना, किधर से आया ये कंसेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। बच्चों, अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें ना, ठीक है ना, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हमने कहा था ना कि जो आपके पास आइसोमेरिज्म है इसके मेन 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स के 2 मेन टाइप्स थे। एक आपके पास क्या था, स्ट्रक्चरल, ठीक है, और दूसरा आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इसको हमने फिर मजीद 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। एक आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। ठीक है ना, इसी तरह से आज हम इसका दूसरा पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया है, इसका ये टाइप भी हमने पढ़ लिया था, और आज इसका ये वाला टाइप हम पढ़ेंगे। इसका मतलब यहां से हमें ये पता चला इस क्लासिफिकेशन से कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है बेसिकली है तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। बेसिकली आपके पास है क्या, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की ही टाइप है, इससे अराइज हुआ है ये। ठीक है, पर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये भी तो ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म से अराइज हुआ था। तो बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ने हमें ये देखा था कि आपके पास यहां पर कनेक्टिविटी ये तो सेम रहती है, मतलब इसमें स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिफर किस चीज में करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इनका सेम है, लेकिन डिफर करते हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड स्पेस। अगर आपके पास स्पेस में ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, कनेक्टिविटी सेम हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते थे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते थे। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम देते थे। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्पेस के अंदर एटम्स की पोजीशन डिफरेंट होगी, इस वजह से हम इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप बोलते हैं। ये भी तो इसी तरह से है, पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसमें बच्चों आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे या क्यों अराइज हुआ, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज होता है। अब हम इस बात को समझेंगे पहले कि ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, उसके बाद हम आगे मजीद देखेंगे ये क्या है। तो थोड़ा सा हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया कि भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से अराइज हुआ था। तो बेसिकली ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, मतलब इसमें कनेक्टिविटी सेम रहेगी पर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एंड स्पेस ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कैसे डिफरेंट होगा इसको हम देखेंगे। तो हमने थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लिया। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये क्या चीज़ है। एक चीज़ हम पढ़ते हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन।
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या इसको हम फ्रोजन रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका सिंपल मीनिंग क्या है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, कि रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, हाइंडर्ड है रोटेशन, या रोटेशन फ्रोजन है, रोटेट नहीं कर सकता, तो इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इसका क्या मतलब है, कहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, किधर रोटेशन नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी कंपाउंड को देखो जिसमें आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, इधर हम H लगा देते हैं, इधर हम लगा देते हैं A, और इधर हम लगा देते हैं B, और इधर हम लगा देते हैं H। अब ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर हम इस ग्रुप को फिक्स रखकर इस ग्रुप को रोटेट करना चाहें तो यहां पर आपके पास क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो तो वहां पर इस बॉन्ड को हम एक्सिस के गिर्द क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो मतलब सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मतलब इसको एक्सिस के इलांग रोटेट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर इसको ग्रुप मानता हूं और ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इस केप को क्या कर सकता हूं, ऐसे रोटेट कर सकता हूं, इसको क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं। तो आपके पास यहां पर जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इसको अगर हम रोटेट करना चाहें, एक ग्रुप को फिक्स रखकर इसको हम रोटेट कर सकते हैं। मतलब इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला बन जाएगा आपके पास, ये B नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन। ये तो उसी तरह से रहेगा क्योंकि हमने इसको फिक्स रखा हुआ है ये, तो इससे ये दूसरा बन जाएगा। अब जहां पर रोटेशन पॉसिबल होती है ना, इसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं, और वहां पर आपके पास रोटामर्स या कन्फर्मर्स आपको मिलते होते हैं, जिसकी हम बात नहीं कर रहे यहां पर। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करें या फ्रोजन रोटेशन की बात करें तो ये क्या चीज है और ये कहां पर पॉसिबल है, मतलब कहां रोटेशन नहीं हो सकता, कहां पर नहीं पॉसिबल है ये रोटेशन। अगर आप लोग जरा गौर से देखें, कॉमन सेंस की बात है कि मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड है, इसको मैं क्या करता हूं, एक सिंगल नेल के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करता हूं। तो मैं जब इसको रोटेट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको आसानी से मैं रोटेट करवा सकता हूं। पर अगर इसको मैं दो नेल के साथ यूं जोड़ दूं आपस में, इसको मैं क्या करूं, दो नेल्स के साथ जोड़ दूं इस तरह से। अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं ना तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूं, एक को फिक्स करके एक को अगर मैं रोटेट करना चाहूं तो यहां पर आपके पास रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या है, फिर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है, यहां पर आपके पास रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर रोटेट करूंगा तो ये तोड़ना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये रोटेट कर सकेगा। इसी तरह से बच्चों आपके पास अगर हम देखते हैं तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर होता है तो वहां पर आपके पास रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। अगर ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास इसी तरह से C है और ये आपके पास D है। अब इस पोजीशन को मैं फिक्स करके इसको रोटेट करना चाहूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो विदाउट ब्रेकिंग फ्री रोटेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का नाम देते हैं या फ्रोजन रोटेशन का नाम देते हैं। अब क्यों डबल बॉन्ड में ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड आपके पास कैसे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपके पास, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जरा मैं इसको यहां पर समझा दूं कि ये कैसे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल
ये आपके पास एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब देखो एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है ऐसे, और एक ऑर्बिटल इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो पाई बॉन्ड तो आपके पास कैसे बनता है, इस तरह साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है आपके पास, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये दोनों ऑर्बिटल जब आपस में पैरेलल होंगे तो तब बॉन्ड बनेगा। अब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ऐसे पैरेलल है, ठीक है ना। जब पैरेलल हैं तो इनकी आपस में ओवरलैपिंग पॉसिबल है और ये आपके पास बॉन्ड बना लेगा। पर एक को मैं फिक्स रख के एक को यूं रोटेट करना चाहूंगा तो ये आपके पास क्या है, इसका पैरेलल रहेगा नहीं, तो क्या ये बॉन्ड आपके पास नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूट जाएगा। मतलब इस बॉन्ड को जो ही मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड चूंकि पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, इसको जब हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपके पास जहां पर डबल बॉन्ड हो इन केस ऑफ अल्कीन या एनी अदर कंपाउंड, तो यहां पर आपके पास रोटेशन क्या हो जाता है, फ्रोजन होता है, या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, या रोटेशन अलाउड नहीं होता है। तो अब आपके पास एक ऐसा आइसोमर्स जो कि रोटेशन के ना होने की वजह से, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आपके पास एराइज हो जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। इसी तरह से बच्चों आपके पास ये ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। ये एक कंपाउंड है। इसी तरह से मैं इसी कंपाउंड को एक और तरह से लिख लेता हूं कि ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है। इसी तरह से ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है ना। अब ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है। अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, कनेक्टिविटी और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, तो फिर डिफरेंस किस बात का है। अगर आप लोग देखें तो यहां इस कार्बन पे बी आपके पास डबल बॉन्ड के लोअर साइड पे अटैच है और यहां पर आपके पास ए लोअर साइड पे अटैच है। मतलब आपके पास इस कार्बन के थ्रू जो पोजीशन ऑफ एटम्स हैं ये डिफरेंट है। पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है स्पेस के अंदर। अब जब आपके पास सेम ग्रुप एक साइड पर हो तो इसको हम सिस फॉर्म बोलते हैं। जब आपके पास सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज हुए हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या नाम देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हुई कि जब भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी तो वो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज होगा। वो किस वजह से अराइज होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि भाई इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which arises due to restricted rotation, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ SI में लिख लेता हूं, द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म which arises due to restricted rotation is known as ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अराइज हो जाए और बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने के बाद हम इसके लिए कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हो कि आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाए। तो आए इस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या क्या है, मतलब पहली बात तो आपके पास ये है कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड
रोटेशन हो, ठीक है ना, आपके पास क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपके पास कहां पर हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कार्बन टू नाइट्रोजन, यहां पर भी डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आपके पास जो साइक्लोअल्केन्स हैं, ठीक है ना, साइक्लोअल्केन्स में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। जैसे डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, इसी तरह से साइक्लोअल्केन्स के अंदर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करेंगे। इसी तरह से आपके पास बाइफिनाइल्स हैं, ठीक है ना, बाइफिनाइल्स, ये वाले कंपाउंड्स भी आपके पास क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जब इनके साथ बल्कि ग्रुप अटैच हो। तो इस वक्त ये भी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसी तरह से आपके पास एन डबल बॉन्ड एन, ये वाले कंपाउंड्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पर हमने पूरे कंडीशंस को जरूर देखना है। ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है, इसके अलावा और भी कंडीशन है जो सारे फिलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में हो सकता है, साइक्लोअल्केन में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बाइफिनाइल्स में आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जब बल्कि ग्रुप अटैच हो, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में आपके पास क्या है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह के कंपाउंड्स में जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये पहला कंडीशन आ गया आपके पास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके पास दूसरा कंडीशन इसका क्या होता है कि देयर मस्ट बी डिफरेंट सबस्टेंट ऑन रिस्ट्रिक्टेड एटम्स, ठीक है ना, जो एटम्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, जहां से रोटेशन अलाउड नहीं है, उस एटम के ऊपर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होना मस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूं, ये आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, फिर इसी तरह से ये आपके पास ए और ये आपके पास बी। मतलब ये आपके पास क्या है, दो ऐसे कार्बन है जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये वाला रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, ये वाला भी रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है जहां से रोटेशन अलाउड नहीं है। अब इसका मतलब इसके साथ ही जो दो ग्रुप अटैच है, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके पास डिफरेंट होने चाहिए। ये आपके पास क्या हो, दोनों डिफरेंट हो, और इसी तरह से ये दोनों भी आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो। जब ये दोनों ग्रुप आपके पास डिफरेंट होंगे तो तब आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद दूसरा कंडीशन भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कि भाई सबस्टेंट क्यों डिफरेंट हो, इसके लिए हम तीसरा एक कंडीशन ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास जो एरियल डिस्टेंस है शुड बी डिफरेंट। जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए। यही रीजन है कि आपके पास अल्काइन के अंदर डबल बॉन्ड होने के बावजूद किसी किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपके पास एरियल डिस्टेंस सेम होता है। अब अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ना, तो ए और ए के दरमियान में जो सेम ग्रुप है, इसके दरमियान में ये डिस्टेंस को मैं L1 का नाम देता हूं, तो इसको एरियल डिस्टेंस कहा जाता है। अब ये आपके पास सिस फॉर्म है, लेकिन इसका मैं ट्रांस फॉर्म बनाना चाहूंगा तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ए आपके पास इधर होगा आपके पास, और इसी का अपोजिट ये है, और इसी तरह से आपके पास बी इधर होगा, दूसरे का बी इधर होगा। अब पहले ए और ए के दरमियान में ये डिस्टेंस L1 था, अब ए और ए के दरमियान में आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, L2 है, डिस्टेंस 2 है। तो मतलब इसका जो एरियल डिस्टेंस था ग्रुप के दरमियान में वो चेंज हो चुका है। अब यहां पर आपके पास L1 इज नॉट इज इक्वल टू L2, ये L1 और L2 आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब इनका एरियल डिस्टेंस चेंज होगा इन ग्रुप्स का, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना पाएंगे। जब इनका एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना पाएंगे। तो जब आपके पास दोनों ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर सेम हो तो फिर इनका एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह से जब आपके पास ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो तब आपके पास इनकी पोजीशन चेंज करने पर इनकी एरियल डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो यही रीजन है कि अल्काइन के अंदर एरियल डिस्टेंस चेंज ना होने की वजह से किसी किस्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता, हालांकि उधर भी आपके पास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
लेकिन यहां पर आपके पास जब भी एरियल डिस्टेंस चेंज होगा तो वो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, अदरवाइज आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास कंडीशन क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, फिर आपके पास जो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं इनके साथ ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। फिर लास्ट में आपके पास जो एरियल डिस्टेंस है, मतलब ए और ए के दरमियान में डिस्टेंस L1 है, फिर आपके पास क्या है जी, ए और ए के दरमियान में ये डिस्टेंस L2 है, क्योंकि जब इनकी पोजीशन चेंज हो गई है तो इनके साथ जो एरियल डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जब ये तीनों कंडीशन आपके पास किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई हो तो हम बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल आपके पास कैपेबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो। इसी तरह से अब हम स्पेशली इनकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको सिस ट्रांस का नाम भी देते हैं, और फिर कभी कभार इनको EZ भी कहा जाता है। इस तरह डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो हम जरा ये केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस आपके पास है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है कि आपके पास यहां पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई there must be at least two similar atom on adjacent doubly bonded carbon atom, doubly bonded कार्बन एटम। अब इसका क्या मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूं A, इसके ऊपर मैं लगा देता हूं A, यहां पर मैं लगा देता हूं B, और यहां पर आपके पास लगा देता हूं B। अब यहां पर ये दो सेम है और ये दो सेम है, ठीक है ना, कोई एक भी सेम होना चाहिए। अब यहां पर आपके पास दोनों ग्रुप आपके पास क्या होने चाहिए, दोनों ग्रुप आपके पास सिमिलर हैं, और दोनों ग्रुप आपके पास डबल बॉन्ड के एक साइड पर सिमिलर हैं। यहां पर भी डबल बॉन्ड के दूसरे साइड पर सिमिलर ग्रुप है। तो लैटिन वर्ड में इसको क्या कहा जाता है, सिस कहा जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं सिस फॉर्म। भाई इसको हमने सिस फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो एक्सिस है ना, इसके इस तरफ भी दो सेम ग्रुप है और आपके पास इस तरफ भी दो सेम ग्रुप है, तो इसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे। जब इसको हम चेंज करेंगे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपके पास B है, ये आपके पास A है, ये आपके पास A आ जाएगा, ये आपके पास B आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि जो सिमिलर ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पर चले गए हैं। सिमिलर ग्रुप किधर चले गए, अपोजिट साइड पर। तो ये आपके पास अपोजिट साइड है और ये आपके पास अपोजिट साइड है। तो लैटिन में अपोजिट साइड के लिए हम यूज करते हैं ट्रांस। तो इसलिए ये कौन सा फॉर्म है आपके पास, दिस इज ट्रांस फॉर्म। ये आपके पास कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म। तो अगर आपके पास जो एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर दो ग्रुप ये और दो ग्रुप ये सिमिलर हैं तो फिर भी आपके पास सिस और ट्रांस फॉर्म बन सकता है। इसी तरह से एक और केस भी देख लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर आपके पास A है और इधर आपके पास क्या है, B है। इसी तरह से आपके पास यहां पर मेरे पास C है और इधर मेरे पास A है। अब आप लोग देखें ये आपके पास क्या है, एक सिमिलर ग्रुप है और ये आपके पास सिमिलर ग्रुप है। तो दो सिमिलर ग्रुप आपके पास क्या है, अपोजिट साइड पर है। तो इसको भी हम ट्रांस बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास इसका सिस फॉर्म बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये आपके पास A है तो ये भी क्या होना चाहिए, A, और ये आपके पास C होगा, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या होगा, B होगा। अब देखो सिमिलर ग्रुप आपके पास क्या है, सेम साइड पर है। तो अब यहां पर क्या था, यहां पर ये दो और ये दो सेम थे, पर यहां पर आपके पास बाकी सारे आपके पास ये दो आपस में डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है, पर सिर्फ दो ग्रुप्स आपके पास क्या है, सेम है। तो कम से कम दो ग्रुप आपके पास जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके ऊपर एटम्स या ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस केस में भी आपके पास ये ट्रांस फॉर्म था और ये वाला कौन सा केस बन जाएगा, आपके पास सिस वाला केस बन जाएगा, क्योंकि इधर आपके पास सिमिलर ग्रुप दोनों A एक साइड पर है। बेशक C और D दो डिफरेंट ग्रुप हैं, पर सिमिलर
होने के लिए कम से कम आपके पास जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इसके ऊपर आपके पास एक एक ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जाके आपके पास क्या बन जाएगा, सिस और ट्रांस फॉर्म बन जाएगा। तब जाके क्या बन जाएगा, आपके पास सिस और ट्रांस फॉर्म बन जाएगा। अभी मैंने जनरल एग्जांपल लिए है ना, इसका हम कुछ एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, अब देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर मैं लगा देता हूं Cl, इधर मैं लगा देता हूं H और इधर लगा देता हूं Cl, इधर लगा देता हूं H। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए था, कंडीशन में कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर होता था, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल था। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। फिर दूसरी बात हमने ये की थी कि जो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स है, जैसे ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके साथ ही जो दो ग्रुप्स हैं ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या ये दोनों ग्रुप आपके पास डिफरेंट है, जी बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर चेक करो, क्या यहां पर भी आपके पास डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये वाला भी ठीक है। मतलब जो दो रिस्ट्रिक्टेड एटम थे जहां से रोटेशन पॉसिबल नहीं था, इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है। इसका मतलब ये है कि ये कैपेबल हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो अब अगर इस केस में देखा जाए तो Cl और Cl दोनों एक साइड पर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो फिर आप लोग इसको पकड़कर इसको चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ये आपके पास H और ये आपके पास Cl। वैसे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर आपके पास क्या है, Cl और ये आपके पास क्या है, H है। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो इधर क्या हुआ है, जो सिमिलर ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे चले गए हैं। सिमिलर ग्रुप आपके पास अपोजिट साइड पर, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर। तो जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, एक दूसरे के आइसोमर है और इनको हम क्या नाम देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम देते हैं।